हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बेहतर ही होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लॉकडाउन में। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में वादा किया था कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की व्यवस्था करेंगे, सारी चीज़ों की तैयारी आप कर पाइएगा और जीएस में कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो उस क्रम में हम लोग पहले तो हिस्ट्री चला रहे थे, हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे। अभी हिस्ट्री के साथ साथ हमने एक और सीरीज आज से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया कि एक और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मतलब बेसिकली पढ़ना है हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान पढ़ना है। संविधान ही किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को समझने का मूल आधार होता है, किसी देश में प्रवृत्त विधियों का मूल स्रोत होता है। बहुत लंबा उसका इतिहास रहा है संविधान के विकास का, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत फैक्चुअल पोर्शन होता है ये, हालांकि ये थोड़ा इसमें ऐसा टॉपिक होता है जिस पर हमें थोड़ा बातें करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उसका रेफरेंस आता जाएगा वैसे वैसे हम बातें करते जाएंगे। आपको वीडियो यूजफुल रहे इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन कैसे विकसित हुआ, कैसे संविधानवाद कहाँ से आया, संविधान कैसे बनना प्रारंभ हुआ, दुनिया में इससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी, सब आप जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप आगे के डिस्कशन के क्रम में जानते जाएंगे। तो संविधान हमने बात करी कि किसी भी राष्ट्र में प्रवृत्त विधियों का मूल स्रोत होता है। जो भी विधि निर्मित होती है किसी भी राष्ट्र में, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो मूलतः संविधान से डेरिवेटेड होते हैं। संविधान ही उनका मूल स्रोत होता है, संवैधानिक दायरे के अधीन रहते हुए वो बनाए जाते हैं। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें कि भाई संविधान कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में एक संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, ये आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। 1949 में ही ये संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। और ये संविधान जो 1949 या 1950 में लागू किया गया, ये बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये संविधान जिसने बनाया था, वो बनाने वाली संस्था जो थी उसका नाम था संविधान सभा। तो भाई ऐसा क्या हुआ, और जिस समय ये संविधान सभा ने अपनी वर्किंग शुरू की, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, और तब भारत में इंग्लिश रूल था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो सवाल ये है कि कैसे ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने भारत का संविधान लिखे जाने के लिए भारत में एक संविधान सभा का गठन किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया। तो ऐसे तो अचानक नहीं हुआ होगा कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक कर दी गई होगी या संविधान सभा ऐसे ही निर्मित कर दी गई होगी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, बल्कि ये लंबे संघर्षों का परिणाम रहा होगा। लंबे संघर्ष के परिणाम के चलते ये हुआ होगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, इससे पहले क्या क्या हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक हमारी बात पहुंच गई, कैसे हमने संविधान बना लिया, संविधान बनाने के लिए हमने क्या क्या रास्ते अपनाए, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान की स्थिति बनी, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुँचे। इसी अध्ययन को हम भारत के संवैधानिक विकास के रूप में टाइटल दे सकते हैं। तो आज हमारा जो टाइटल है, आज हमारा जो लेक्चर है वो किस पर है? भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैसे भारत में संविधान तक बात पहुंची। अंग्रेज़ों के आने से पहले हम जब भी ऐसा बात करते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन के क्या क्या फ़ायदे हुए, नुकसान तो बहुत सारे हुए, लेकिन हम चूँकि
सकारात्मक सोच के साथ देखें तो हमको कुछ फ़ायदे भी दिखाई देते हैं। उन फ़ायदों की जब भी हम बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ आया। तो रूल ऑफ लॉ से पहले क्या था? रूल ऑफ पर्सन था। तो जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो रूल ऑफ लॉ के डेवलपमेंट का अंतिम स्टेज क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे जैसे भारत में कानून के शासन की स्थापना होती गई, या यूँ कह लो कि जैसे जैसे भारत में कानून का शासन मजबूत होता गया, वैसे वैसे भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग उठती गई। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा और अंग्रेज सरकार के द्वारा दोनों के सहयोग से भारत में क्रमिक रूप से कानूनों का विकास हुआ और अंततः वही कानून विकसित होते होते भारत के संविधान के रूप में परिणत हुए। तो भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में क्या है? रूल ऑफ लॉ के शुरू होने से लेकर और संविधान लिखे जाने तक की स्टोरी है। उसी को आप संवैधानिक विकास कह सकते हैं। मतलब कि भारत में लिखे हुए कानूनों की परंपरा पहले से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भारत में कोई कानून प्रचलन में नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल में बहुत सारे स्मृति ग्रंथ होते थे जिनमें नियम लिखे होते थे, जिनमें हिंदू जीवन शैली लिखी होती थी, और हिंदू जीवन शैली का अध्ययन करके बहुत सारे राजा महाराजा अपना प्रशासन चलाया करते थे। बीच में मेडिवल पीरियड में भारत में शासन का या कानून का मुख्य आधार कुरान और हदीस बन गया। और आधुनिक काल में आए तो ऐसे कानून आए जिसमें मानवता सर्वोच्च थी, धर्म सर्वोच्चता पर नहीं था, धर्म उसमें कोई मुद्दा नहीं था। तो ऐसे कानून हमारे पास आने लगे, ऐसे कानून से हम अवगत हुए और धीरे धीरे करके हमारी शिक्षा और तमाम तरह की हमारी अवेयरनेस ने हमको कानून के शासन के प्रति जागरूक बनाया और हमने ऐसी मांग करना शुरू की जिससे कानूनों में क्रमिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और वही क्रमिक सुधार की प्रक्रिया अंततः संविधान में परिवर्तित हुई, अंततः कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तित हुई। अब ये पूरा सेक्शन, ये जो टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास, ये शुरुआत में तो बहुत ही फैक्चुअल है। बाद में यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 1919 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से कई बार सवाल आ चुके हैं। जैसे अभी पूछा था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम नहीं होता तो भारत का संविधान कैसा होता। तो ये एक्चुअल में पूछ रहा है कि भारत के संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम का क्या योगदान है। तो हम एक एक करके इन सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक मोटी धारणा बनाते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया रही है, भारत में संवैधानिक विकास की जो क्रिया रही है, जो क्रमबद्धता रही है, अगर उसको हम देखना चाहें तो हम दो हिस्सों में उसको बांट सकते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम अगर इस तरह से बांटना चाहें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को आप कहेंगे कंपनी शासन के अधीन भारत में संवैधानिक विकास। 1765 से 1857 तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन भारत में बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से, अभी हम इस मुद्दे पर डिस्कशन में ना जाएं कि उसने भारत को जानबूझकर जीता या भारत की कमजोरियों का लाभ उठाया। अगर हमें एक धारणा विकसित करनी है तो हमें दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की कमजोरियों और अंग्रेज़ों की चालाकियों का परिणाम रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। 1765 से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना प्रारंभ किया और 1857 की क्रांति तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बना रहा। तो इन बिटवीन जो भी डेवलपमेंट हुआ रूल ऑफ लॉ के लिए, जो भी विधि के शासन के लिए जो भी विकास हुआ, उसी को हम कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास कहते हैं। तो कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास के चरणों को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि द्वैध शासन क्या रहा। द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। 1772 के बाद द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, उसने इसे समाप्त कर दिया और पूरी तरह से बंगाल का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। और उसके बाद से कई सारे कानून समय के साथ साथ पास होते रहे,
जिनमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। ये पहला कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उन्हीं को सुधारने के लिए पास किया गया था। फिर 1784 में, चूँकि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसमें जो प्रावधान किए गए थे वो बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाए, और इस बीच में कंपनी पर और ज़्यादा अधिकार किए जाने की आवश्यकता महसूस किया ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना अधिकार बढ़ाने के क्रम में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को जारी किया। पिट्स इंडिया एक्ट, जॉन पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। फिर 1786 में एक छोटा सा कानून पास किया गया। उसके बाद 4 राजलेख जारी किए गए, चार्टर जारी किए गए। चार्टर का मतलब होता है राजा के द्वारा जारी किया गया कोई डिक्लेरेशन, कोई घोषणा। इसको हिंदी में राजलेख कहते हैं। राजलेख से ही ये कंपनी का निर्माण हुआ था, जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, और उसके द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। और उसके बाद से क्रमशः समय समय पर इस तरह के अधिनियम पारित करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को बढ़ाया जाता रहा। तो जब भी कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी या बढ़ोतरी करने के लिए जो भी सरकारी आदेश निर्गत होते थे, उन्हीं को चार्टर कहा जाता था। 1793, 1813 ये 20 साल पे आप देखिए कि जारी हुए हैं। तो 1793, 1813, 1833, 1853 ये 4 चार्टर अधिनियम हैं। इनमें भी कुछ न कुछ बातें ऐसी कही गई जो हमारे संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। फिर जो है ब्रिटिश क्राउनशिप का शासन आ जाता है। 1857 की क्रांति का एक परिणाम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउनशिप का शासन आ जाता है, और ब्रिटिश क्राउनशिप के अधीन ज़्यादा उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है भारत में। और भारत में इस उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के क्रम में कई सुधारात्मक कानून पास किए जाते हैं, जिसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और फिर 1909 वाले को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। जॉन मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अभी हम लोग बात करेंगे कहाँ से आ गई ये। मिंटो भारत के वाइसरॉय थे, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। 1935 में अब तक का सबसे बड़ा शासन अधिनियम पारित किया गया, सरकार अधिनियम पारित किया गया। ये वर्तमान भारतीय संविधान के 2/3 हिस्से को आच्छादित करता है। मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही रहा, या यूँ कह लो कि भारतीय संविधान का, वर्तमान का भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा यहीं से डेरिवेटेड है। तो ये इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कई और प्रस्ताव पास किए गए, हालांकि इनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है भारत के संविधान के निर्माण में। इन दोनों का तो नहीं है रोल, क्योंकि इनके द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए गए वो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन, इनमें जो भी प्रोविजंस किए गए थे उनको इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन दिया, और उन्हीं के प्रावधानों के आधार पर, उन्हीं के द्वारा दी गई व्यवस्था के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिस संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया, और फिर 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान को स्वीकार कर लिया। तो ये भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का एक खाका है कि भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में ये सारे कानून आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनमें से एक एक कानून को देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वैध शासन की। द्वैध शासन बेसिकली क्या है? द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। द्वैध शब्द का मतलब होता है दो, है ना, डायआर्की कहते हैं उसको। द्वैध शासन का मतलब कि
दो लोगों का शासन। तो बात यह है कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। ये दीवानी क्या है? दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। जब कंपनी 1765 में इलाहाबाद की संधि कर रही है तो भारत में किसका शासन है उस टाइम पे? भारत में उस समय, आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा, हम ऐसा समझते हैं, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इलाहाबाद की संधि कर रही है उस समय भारत में शासन है मुगलों का। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रांतीय शासन था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता था, दो मेजर पार्ट में बटा हुआ होता था। एक को फौजदारी कहा जाता था और एक को दीवानी कहा जाता था। फौजदारी का काम जो होता था, इसका काम होता था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस होता था फौजदारी का काम, और दीवानी का काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। तो ये काम दीवानी का होता था और ये काम लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस फौजदारी का काम होता था। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक फौजदारी था, एक दीवानी था। फौजदारी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था और दीवानी टैक्स कलेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता था। 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, तो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ये कहने का मतलब ये हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रह गई बंगाल के नवाब की। तो ये क्या हो गया कि दो लोग मिलकर शासन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस कोई और कर रहा है और रेवेन्यू कलेक्शन का काम कोई और कर रहा है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों ही चीज़ों का एक साथ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके पास संसाधन आएंगे और ये आपकी ड्यूटी होगी। तो आपके पास ये रिसोर्सेज है और ये ड्यूटी है, इसीलिए रिसोर्सेज अलग आदमी के हाथ में चले गए, ड्यूटी अलग आदमी के हाथ में चली गई। इसीलिए इस शासनकाल को कहा जाता है कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के मध्य तलाक हो गया। तो जो कर्तव्य थे वो किसी और के पास हैं और जो रेवेन्यू था वो किसी और के पास है, इसीलिए ये शासन सक्सेसफुल नहीं रहा। इसे डाकू राज कहा जाता है। ये बहुत ही खराब रहा, बहुत ही लूट का राज रहा। इसमें भारतीयों का बहुत शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इस बीच में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास हुआ अंग्रेजों में, जिसका प्रभाव हुआ आगे के कानूनी सुधारों पर। इस टाइम पे भारत में जिस तरह की लूट मच रही थी, उससे दो तीन टेंडेंसीज डेवलप हुई इंडियन उन लोगों में जो ब्रिटिशर्स थे और भारत में शासन कर रहे थे। उन टेंडेंसीज में क्या क्या था? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी नुमाइंदे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी लोग काम करने वाले लोग थे, वो व्यक्तिगत व्यापार में ज़्यादा रुचि लेते थे। तो एक आदत विकसित हुई व्यक्तिगत व्यापार की। ये व्यक्तिगत व्यापार ने दो तरह की समस्याओं को बढ़ाया। व्यक्तिगत व्यापार ने ब्रिटेन के लोगों को, व्यक्तिगत व्यापार अब आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करने के लिए आते थे वो बहुत मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं होते थे। लंदन में, इंग्लैंड में, कि वो अपना देश छोड़कर 7 समंदर पार जाएंगे नौकरी करने के लिए, इतना दूर नौकरी करने के लिए, तो बहुत अच्छे पृष्ठभूमि के लोग नहीं होते थे। उनमें कुछ अच्छे भी होते थे, लेकिन ये व्यक्तिगत व्यापार करके बहुत मोटा मुनाफा कमाते थे। तो मोटा मुनाफा कमाते थे, जिसके कारण से इंग्लैंड में एक नौ धनाढ्य वर्ग का विकास हुआ। ये नौ धनाढ्य वर्ग जो था, ये जलन का विषय बन गया। किसके लिए? जो परंपरागत धनाढ्य थे। आपका पड़ोसी अगर आपसे बड़ा हो जाए, पहले वो आपसे गरीब था और फिर अचानक आपने देखा कि उसके घर के सामने आपसे बड़ी गाड़ी खड़ी है, तो थोड़ा आपको अंदर तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा आपको ख़राब लगता है ना।
तो जो परंपरागत धनाढ्य था वो इस नव धनाढ्य के साथ ईर्ष्या करने लगा। इन दोनों के बीच में ईर्ष्या का भाव आ गया इसके चाल चलन को देखकर। तो परंपरागत धनाढ्य जो था उसका प्रशासन में भी पकड़ थी। नव धनाढ्य वर्ग से ये जल रहा है, इसलिए चाह रहा है कि बाकी लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले व्यापार का, सरकार कंपनी के नियमों को रेगुलेट करे, इनको बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ने दे। इसके अलावा सरकार की भी अपनी बाध्यता थी कि ये जब व्यक्तिगत व्यापार प्रारंभ होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में आएगी। एक तो व्यक्तिगत व्यापार हो रहा है, दूसरे कंपनी यहाँ युद्ध जैसे मामलों में लगी हुई है, जिसके कारण से व्यापार पे ध्यान कम दे पा रही है। और व्यापार पे ध्यान कम दे पाएगी तो क्या होगा, उसको व्यापार में घाटा होगा, और व्यापार के इस घाटे को मैनेज करने के लिए लंदन के बैंक से वो लोन लेना शुरू करेगी। और फिर लंदन की सरकार ये प्रयास करेगी कि कंपनी पर उसका प्रभाव बने, कंपनी पर उसका नियंत्रण स्थापित हो। तो ये सारी जो समस्याएं हो रही थी, नव धनाढ्य वर्ग विकसित हो रहा था, परंपरागत धनाढ्य वर्ग जो है उससे जलन कर रहा था, वो सरकार से कह रहा था कि आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे ये लोग इस तरह का कार्य ना करने पाएँ। इसके अलावा सरकार से पैसे आप ले रहे हैं तो सरकार थोड़ा बहुत रेगुलेशंस तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1773 में एक एक्ट पास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया जो इन सब बातों पर अनुसंधान कर रही थी। और फिर उसने जो रिपोर्ट तैयार करी उसके आधार पर एक अधिनियम पास किया गया जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये कैसा एक्ट है, इट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स कि ये किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए लाई गई होगी, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट नाम है इसका, तो ये किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए लाई गई होगी। तो रेगुलेट किसको करने के लिए लाई गई थी, ये रेगुलेट करने के लिए लाई गई थी, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था ये अधिनियम। और कंपनी को कहाँ कहाँ रेगुलेट किया जाएगा, कंपनी को भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। ये एक्ट बनाया गया था लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति के सिफारिश पर, जिसने भारत और ब्रिटेन में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, कंपनी के कार्यप्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना इसका मौलिक उद्देश्य था। किन परिस्थितियों में पास किया गया ये हमने देखा, है ना। अब बात यह है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे जिसके लिए हम इसे जानते हैं, जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो निदेशक मंडल में परिवर्तन किया गया। ये निदेशक मंडल क्या होता है ज़रा समझिए, है ना। किसी भी कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कंपनी में शेयर होल्डिंग रखते हैं, इनको यहाँ पे कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स मतलब मालिकों का समूह। दो संगठन थे कंपनी में। कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसके पास ओनरशिप एक से अधिक लोगों के पास हो। तो जब कंपनी स्टार्ट की गई थी 33,000 समथिंग पाउंड के साथ वो स्टार्ट की गई थी, और 227 प्रमोटर्स थे कंपनी के। एकदम इनिशियल बात करें 1600 ईस्वी की, तो 227 प्रमोटर्स थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वैसे वैसे उसमें शेयर होल्डर्स बढ़ते जाते हैं। तो कंपनी में एक हिस्सा होता है, कंपनी के मालिक बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर्स को इन्होंने क्या कहा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे, इन्हीं में से चुनकर एक समूह तैयार होता था जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल कहा जाता था, है ना। एक निदेशक मंडल बनता है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो एक शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे निदेशक मंडल का चुनाव होता है। इस अधिनियम के पास होने से पहले निदेशक मंडल का चुनाव प्रतिवर्ष होता था और 1 वर्ष के लिए निदेशक मंडल का चुनाव होता था। और इसमें वो लोग भाग लेते थे जिनके पास 500 पाउंड या उससे अधिक का शेयर होता था। ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 500 पाउंड या उससे अधिक मूल्य का शेयर होगा वो निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेंगे।
और निदेशक मंडल का चुनाव प्रतिवर्ष होगा। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद सरकार ने ये नियम बनाया कि निदेशक मंडल का चुनाव, अब निदेशक मंडल का चुनाव कितने वर्षों के लिए होगा? 4 वर्षों के लिए होगा, और इसमें 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाएंगे। तो हर चौथे साल 1/4 सदस्य इसमें से चुने जाते रहेंगे और 4 साल बाद वो रिटायर होते रहेंगे। ऐसा नियम बना दिया गया। और निर्वाचक मंडल में भी परिवर्तन किया गया और कहा गया कि 500 नहीं बल्कि जिनके पास 1000 पाउंड का शेयर है केवल वही निर्वाचन में भागीदारी ले सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन किया गया कंपनी के निदेशक मंडल के कार्यकाल में, उसकी चुनाव पद्धति में, ये परिवर्तन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी में कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। कंपनी जब भारत में आई थी 1600 ईस्वी में उसका गठन हुआ था, उसके बाद वो भारत में व्यापार करने आ गई थी। उस समय भारत में अकबर का शासन था, अकबर के बाद फिर जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, तो औरंगजेब के बाद फिर और 1707 के बाद 40-50 सालों तक और भी कंपनी ऐसे ही काम करती रही और उसने भारत में किसी भी तरह से प्रशासनिक कार्य नहीं किया। 1757 के बाद फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो कंपनी एक प्रशासक की भूमिका में आई। कंपनी प्रशासक की भूमिका में आई, इससे पहले कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी नगरों का विकास किया। 3 नगरों का, 3 जगहों पर इन्होंने अपने महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें से एक कलकत्ता था, एक मद्रास था और एक बॉम्बे था। तो इन नगरों पे जहाँ पर हर जगह पे इन्होंने एक एक फोर्ट बना रखा था। यहाँ पे फोर्ट सेंट विलियम था, जो कि फोर्ट विलियम यहाँ का महत्वपूर्ण है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो सभी जगहों पर एक एक प्रेसिडेंसी बना रखी थी और सब जगहों पर एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था, है ना। और ये 1726 में ये व्यवस्था बनाई गई थी। 1726 में सभी जगहों पर एक गवर्नर नियुक्त करने की व्यवस्था बना दी गई थी और उस प्रेसिडेंसी में वो गवर्नर रूल करता था, अलग अलग होते थे। पर 1772 में क्या हुआ, 1765 से लेकर और 1772 के बीच में डायरकी रही और 1765 से 1772 के बीच में जो डायरकी रही उसमें कई लोग शासन के लिए आए। अंततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत भेजने का निर्णय लिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत आने के लिए ये शर्त रखी कि हमारे पास युद्ध करने के भी अधिकार होने चाहिए और हमारे पद का नाम गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल होना चाहिए। हमारे पास सैन्य क्षमता भी होनी चाहिए, हमें युद्ध और संधि संबंधी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। पहली बात तो ये हुआ, गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1772 में। हालांकि उसको वैधानिक मान्यता दी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो भारत में जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ 1773 के एक्ट के द्वारा वो क्या था, वो था द्वैध शासन की समाप्ति। सबसे पहला परिवर्तन था द्वैध शासन की समाप्ति। ओके, सबसे पहला चेंज लाया गया, द्वैध शासन को समाप्त किया गया। दूसरा परिवर्तन इसमें महत्वपूर्ण ये किया गया कि जो गवर्नर था उसको गवर्नर ना कहकर बल्कि उसके पद का नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इसमें से जनरल क्या है, जनरल जो है वो मिलिट्री टाइटल है, मिलिट्री ऑफिस है, वो सैन्य ऑफिस है, सैन्य पद है गवर्नर जनरल। तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब कि अब उसको युद्ध और संधि के मामलों पर भी निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो 2 ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और साथ ही साथ भारत में 1773 से कंपनी के शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास भी किया गया। जो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन था कि यहाँ भी शासक रहेगा, यहाँ भी शासक रहेगा, यहाँ भी शासक रहेगा, इसको क्या किया गया, इसको क्या किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, इसके केंद्रीकरण पर बल दिया गया। और जो फोर्ट विलियम का गवर्नर होगा उसका नाम क्या रख दिया गया, अब
फोर्ट विलियम के गवर्नर का नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल, और उसके अधीन जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया ना, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण रख दिया गया मद्रास और बम्बई पर। तो मद्रास और बॉम्बे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम के अधीन कर दिए गए। पहली बात ये परिवर्तन हुआ। द्वैध शासन की समाप्ति की गई, गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। गवर्नर जनरल को इतनी सारी पावर्स दी जा रही हैं, तो मे बी कि वो सही से उनको एग्जीक्यूट ना कर पाए या कुछ इस तरह की समस्याएं आए, तो उनसे बचने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद बना दी गई और उसको सपरिषद गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये कहा गया कि भारत में कोई भी डिसीजन सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा लिया जाएगा। सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा लिया जाएगा मतलब कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल मिलकर निर्णय लेगी और कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। 4 सदस्यों को उसमें नियुक्त किया गया, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल को। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि इन लोगों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई और यहाँ तक स्थिति आ गई कि गोली चली, तो बहुत ही उनके बीच में बना नहीं, इसीलिए 1773 का एक्ट बहुत सफल नहीं रहा। तो ये चेंजेस किए गए गवर्नर जनरल के पद को लेकर, या यूँ कह लो कि भारत में जो शासन करेगा उसको लेकर ये चेंजेस किए गए। यहाँ पर चेंजेस किए गए थे लंदन में, और यहाँ पर ये परिवर्तन किए गए थे भारत में। इनके साथ ही साथ भारत में न्यायपालिका की भी शुरुआत की गई, न्याय की भी शुरुआत की गई, और 1774 में 1774 में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें 1+3 जज होते थे। एक मतलब कि चीफ जस्टिस होता था, मुख्य न्यायाधीश होते थे। पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था, सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। और इनमें 3 अन्य जज जो थे वो हाइड, चेम्बर्स और लिमास्टर थे। तो ये थोड़ा न्यायपालिका का विस्तार किया गया। यहाँ पर जो निर्णय सुने जाते थे, अगर इन पर निर्णय नहीं होता था या इस निर्णय के विरुद्ध किसी को अपील करनी होती थी, तो वो लंदन जा सकता था और प्रिवी काउंसिल में अपनी बात कह सकता था। इसके अलावा और भी कुछ परिवर्तन किए गए, जिनके तहत निजी व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो भारतीयों से कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं और कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं, निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो भी व्यापार उनको करना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करेंगे, निजी व्यापार के लिए नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी नियम बनाया गया कि भारतीय राजस्व के मामले, सैन्य मामले एवं नागरिक मामलों में ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है, इस बात की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य होगा। ब्रिटिश सरकार को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि भारत में राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों में क्या क्या परिवर्तन और प्रगति की जा रही है, इस संदर्भ में आपको जानकारी देनी होगी ब्रिटिश सरकार को। तो ये चेंजेस किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगर इस पे हमें एक सामान्यीकरण करना हो कि 1773 का भारत शासन अधिनियम के बारे में हमें क्या समझना चाहिए, तो 2 बातें समझनी चाहिए, 3 बातें समझनी चाहिए। एक तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये कंपनी पर नियंत्रण बनाने के लिए लाया गया था, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बनाने के लिए लाया गया था। तीसरी बात, ये भारत में शासन को केंद्रीकृत करने के लिए लाया गया था। और क्रमिक रूप से जब आप देखेंगे कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेगा, तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्रमिक रूप से ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। अभी तो उसने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया है, अगले कानून में आप देखेंगे कि वो भारत कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करके
कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए जो अधिनियम पास किया गया उसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग अधिनियम कहते हैं। तो आपने देखा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों पर हमने चर्चा करी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने कहा कि अगर उसको जनरलाइज व्यू से देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जैसे महत्वपूर्ण बातों में था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके प्रशासन में एक केंद्रीकरण के भाव को विकसित करना। एक तो वो महत्वपूर्ण बात थी, और दूसरा महत्वपूर्ण बात थी कि भारत में विधिक व्यवस्था की शुरुआत करना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना। लेकिन 1773 के और उसके अलावा सपरिषद गवर्नर जनरल का विकास करना। तो सपरिषद गवर्नर जनरल जो था उसमें मैंने बताया कि बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहीं और भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई, जिनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एड्रेस नहीं किया जा सकता था। तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए 1781 में भी एक संशोधनात्मक अधिनियम पास किया गया, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए बनाया गया था। उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, या उसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है ना। 1773 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए 1781 में पारित किया गया बंगाल जुडिकेचर एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 अगला एक्ट है हमारा, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा अधिनियम है, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस उद्देश्य से देखें कि उसमें सबसे खास बात क्या है, तो 1781 में एक बहुत खास बात है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को लगाना। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था, जिसमें यह कहा गया कि अगर हम चाहते हैं कि एक लिबरल रूल बने तो शक्ति का पृथक्करण किया जाना चाहिए। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी थ्योरी दी थी, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि शासन की तीन शक्तियां होती हैं, शासन तीन काम करता है। कौन कौन सा काम करता है? विधियों का निर्माण करता है। शासन के तीन काम क्या हैं? राज्य के तीन काम क्या हैं? विधियों का निर्माण करना, विधियों को लागू करना या उन्हें कार्यान्वित करना, और लागू की गई विधियों के आधार पर न्याय करना। उन विधियों का जो उल्लंघन कर रहा हो उसको दंडित करना। तो कहा गया कि एक हिस्सा होगा जिसे आप विधायिका कहेंगे राज्य का दूसरा अंग होगा जिसे आप कार्यपालिका कहेंगे, और तीसरा होगा जिसे आप न्यायपालिका कहेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें एक ही व्यक्ति में शामिल कर दी जाएं तो वो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सारी शक्तियां एक व्यक्ति में चली जाएं तो वो निरंकुश हो जाएगा, और निरंकुश हो जाएगा तो उसके तानाशाह होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो तानाशाही से या राजतंत्रीय शासन से लोकतंत्र की ओर जाने के लिए या उदारवादी शासन की ओर जाने के लिए हमें इस नियम का पालन करना जरूरी होता है, जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के सिद्धांत के लिए यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण किया गया, मैं ये कतई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण से झगड़े हो रहे थे न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य में, उसको समाप्त करने के लिए ये किया गया। और कार्यपालिका, न्यायपालिका एक साथ मिलकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अलग अलग होकर झगड़े खड़े कर सकते हैं, इसलिए ये कार्य किया गया कि कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। ये 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक बहुत खास बात थी। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था, संशोधनात्मक अधिनियम था। इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या क्या किया भाई, देखिए जरा। पहला काम इन्होंने क्या किया, कलकत्ता की सरकार को ज़्यादा पावर दिया और कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए आप विधि का निर्माण करें। और ये विधियों का निर्माण किस संदर्भ में किया गया? राजस्व वसूली के लिए किया गया। और राजस्व वसूली के लिए इन जगहों पर क्या बनाया गया? राजस्व परिषदों का निर्माण किया गया। तो
तो इस तरह से राजस्व वसूली के लिए या दीवानी अधिकारों के एग्जीक्यूशन के लिए कलकत्ता सरकार को यह अधिकार दिया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी कैसे रेवेन्यू वसूला जाना है उसके लिए वो कानून बना सकते हैं। और उसके लिए फिर उन्होंने राजस्व परिषदों का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, क्योंकि कुछ मामले ऐसे आए जिनमें ये लगा कानून बनाने वाले लोगों को कि जो भारत में न्याय प्रक्रिया है वो अंग्रेज़ों की न्याय प्रक्रिया से अलग है, और वहाँ पर जो कस्टम्स हैं, वहाँ के जो सोशल वैल्यूज़ हैं, वहाँ के जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं जो उन लोगों ने डेवलप किया है, उसके हिसाब से न्याय होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर न्याय होगा और ज़्यादा एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली जुडिशियल सिस्टम काम कर पाएगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब कि सपरिषद गवर्नर जनरल, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 उसके और भी सदस्य शामिल थे। तो जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब आप यूँ समझिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल कोई भी कानून बनाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको पारित करवाएगी। मतलब कि विधायिका न्यायपालिका के अधीन कर दी गई थी, कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन कर दी गई थी। अभी कार्यपालिका और विधायिका में बहुत स्पष्ट विभाजन हो नहीं पाया था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों की तरह कार्य कर रही थी। तो जो विधायिका कार्यपालिका एक थी और उसको न्यायपालिका के अधीन कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। उनको समाप्त करने के लिए क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर होगा, और सुप्रीम कोर्ट को राजस्व अधिकारिता को सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया। क्या? राजस्व से संबंधित जो भी कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूशन से संबंधित जो भी कानून नियम बनाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होगा और सर्वोच्च न्यायालय से उसे पास करवाना अनिवार्य नहीं होगा। अगर कोई भी मामला 5000 पाउंड से अधिक का होगा तो उसको भारत का कोई भी न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकेगा उस पर, बल्कि उसकी सुनवाई कौन करेगा? सपरिषद सम्राट करेगा। सपरिषद सम्राट मतलब प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में रहती थी, वो इन मामलों की सुनवाई करेगी। तो ये सारे प्रोविज़न कब किए गए? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा किया गया। तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि 1773 में पहला अधिनियम पास किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसमें और अच्छा रिफॉर्म करने के लिए 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया। तो यहाँ तक के सेशन को आज हमने कवर किया। अगले लेक्चर में हम 1784 से लेकर 1853 तक के कानूनों को पास करेंगे को अध्ययन करेंगे। आज हमने ये देखा कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे, क्या क्या संवैधानिक विकास के अंतर्गत संवैधानिक विकास का क्या एक खाका है, उसको हमने अपने दिमाग में बिठाया। और फिर ये देखा कि 1773 से 1781 के बीच में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे। इससे आगे की कहानी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक की कथा आज हमने देख ली। तो इस वीडियो को आप देखिए, यहाँ से जो भी तथ्य हैं उनको नोट करिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।